हेलो एवरीवन। हम अपने इन वीडियोस में प्रसार और संचार में शिक्षण सामग्रियों के बारे में पढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम जानते हैं प्रचार एवं संचार में दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री अर्थात ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स इन एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन। दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री अर्थात ऑडियो विजुअल टीचिंग एड, ये वो टीचिंग एड हैं जिसमें देखने की सुविधा भी है और सुनने की, अर्थात हमारे दो रिसेप्टर्स या दो संवेदी अंगों जैसे आँख और कान, इन दोनों का इसमें प्रयोग होता है। इसके साथ साथ कई बार सेंसरी या टच का भी इसमें सम्मिश्रण हो सकता है। तो इसके अंतर्गत वे सभी शिक्षण सामग्रियाँ या टीचिंग एड्स या इक्विपमेंट्स आ जाते हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं और साथ साथ में हम उन्हें सुन भी सकते हैं। अब क्योंकि हम ये जानते हैं कि जितने अधिक संवेदी अंगों को हम शिक्षण प्रक्रिया में या सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करते हैं, उतना ही अच्छा उनका मेमोरी रिटेंशन होता है या उतने ही अच्छे तरीके से हम उनको ग्रहण कर सकते हैं, लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इसीलिए दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री बहुत अधिक उत्तम रहती है, श्रेष्ठ रहती है सीखने सिखाने के लिए, और अगर इसमें टू वे प्रोसेस हो जाए तो वो और भी अच्छा होता है। ये शिक्षण सामग्री इस तरह की एड है जिसमें हम बहुत सारे मनोरंजक तरीकों को सम्मिलित कर सकते हैं और उनके माध्यम से शिक्षण की प्रक्रिया को चला सकते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहली जो एड आती है वो है टेलीविज़न या दूरदर्शन। टेलीविज़न एक अत्यंत ही प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है और इससे विराट जनसमूह को शिक्षित किया जा सकता है। एक साथ बहुत सारे लोगों को हम इसमें पढ़ा सकते हैं या कोई भी जानकारी दे सकते हैं। जनसंचार माध्यमों में टेलीविज़न बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है और क्योंकि आज के समय पर मनोरंजन का भी ये बहुत ही अच्छा साधन है, बहुत लोकप्रिय है, दुर्गम क्षेत्रों में भी घर घर में मौजूद है, इसीलिए टेलीविज़न के द्वारा हम बहुत सारी शिक्षण प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हैं। टेलीविज़न का प्रसारण सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था सन 1936 में, और उस समय पर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी BBC के द्वारा टेलीविज़न कार्यक्रमों का नियमित प्रसारण किया जाने लगा। इसके बाद फ्रांस में, फिर अमेरिका में, इसी तरीके से धीरे धीरे करके और देशों में भी टेलीविज़न का प्रयोग किया जाने लगा। भारत में सबसे पहले यूनेस्को की सहायता से दिल्ली में सन 1959 में टीवी से प्रसारण शुरू हुआ और पहले कम टाइम के लिए प्रोग्राम्स दिखाए जाते थे। ब्लैक एंड वाइट इमेजेस होती थी, टीवी ब्लैक एंड वाइट हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे रंगीन टीवी प्रारंभ किए गए। भारत में दिल्ली के बाद में बॉम्बे में यानी मुंबई में 1972 में टीवी प्रसारण प्रारंभ किया गया। इसके बाद और भी शहरों में जैसे अमृतसर, श्रीनगर, पूना, कलकत्ता, लखनऊ और मद्रास में टेलीविज़न प्रसारण शुरू होने लगे। राजस्थान में भी जयपुर इसका एक केंद्र बना था जो आज भी कार्यक्रम का प्रदर्शन करता है या ब्रॉडकास्ट करता है। आज के समय में ब्लैक एंड वाइट टीवी नहीं होते हैं, कलर टीवी ही होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत ज़्यादा क्योंकि क्रांति आई है तो टेलीविज़न सेट्स काफ़ी सस्ते हो गए हैं और साथ ही उनकी पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। बहुत अच्छी कंपनीज़ के टेलीविज़न भी नॉमिनल रेट्स पर या उचित दामों पर बाज़ार में उपलब्ध हैं, बहुत सारी वैरायटी उपलब्ध हैं। और पहले जो टीवी था, टेलीविज़न, वो रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो के साथ ही काम करता था, लेकिन बाद में इसे 1976 में आकाशवाणी से अलग कर दिया और दूरदर्शन नाम दिया गया था। टेलीविज़न और रेडियो
का जो वर्किंग सिस्टम है, कार्यप्रणाली है, वो एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती होती है और इसमें बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रम बनाए जाते हैं जिनको सभी आयु वर्ग के लोग देख सकें। तो बहुत सारे धारावाहिक होते हैं, बहुत सारी मूवीज़ होती हैं, फिल्मी गीत होते हैं, भजन होते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि मनोरंजन लोगों को बांधे रखता है तो ये मनोरंजक कार्यक्रम तो होते ही हैं, साथ ही साथ शैक्षणिक कार्यक्रम भी टीवी के द्वारा बताए जाते हैं, टेलीविज़न के द्वारा। जैसे कृषि पर आधारित कार्यक्रम होते हैं, महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम होते हैं, कुछ रोगों और उनके निदान से संबंधित कार्यक्रम भी दिखाए जाते हैं। बहुत सारे समाजोपयोगी संदेश बीच बीच में प्रसारित किए जाते हैं टेलीविज़न पर और ये इन संदेशों को प्रदर्शित करने का या लोगों तक पहुंचाने का बहुत ही अच्छा साधन है। जैसे छोटी छोटी परिवार नियोजन संबंधी बातें, नशा मुक्ति से संबंधित संदेश, बाल विवाह रोकने के संदेश, साक्षरता कार्यक्रम, लिंग भेद मिटाने से संबंधित संदेश हो सकते हैं, बालिका शिक्षा से संबंधित संदेश और आज के समय पर तो कोरोना से बचाव के विभिन्न संदेश भी होते हैं। स्वच्छता अभियान जब चला तो उससे संबंधित संदेश, तो बहुत सारे संदेश दूरदर्शन के द्वारा लोगों तक पहुंचाए जाते हैं और बहुत कम मेहनत और समय और धन व्यय करके बहुत अधिक लोगों तक ये पहुंचाए जा सकते हैं। दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री में दूसरी एड है फिल्म। ये भी जनसंचार का एक बहुत ही प्रभावशाली और सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा हमारे समाज में जो भी कुरीतियाँ व्याप्त हैं उन सबको पर कुठाराघात किया जाता है। सामाजिक जो भी बुराइयां हैं उनको उनके निवारण के लिए या लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत ही आकर्षक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया जाता है फिल्मों के माध्यम से। मुख्य रूप से सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विषयों पर फिल्में बनाई जाती हैं और उन फिल्मों को प्रदर्शित किया जाता है जिससे मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा या कुछ संदेश भी दिए जा सकते हैं। बहुत सारे तरह की फिल्में होती हैं और इनमें बहुत सारे सामाजिक संदेश दिए जाते हैं। इसके साथ साथ ही हमारे इतिहास की जानकारी, हमारे सामाजिक परिदृश्य की जानकारी, कुछ अच्छा काम हुआ है उससे संबंधित जानकारी फिल्मों के माध्यम से दी जाती है। बहुत अच्छे सामाजिक परिवर्तन फिल्मों के माध्यम से दिए गए हैं या लाए गए हैं और इसीलिए फिल्में प्राचीन काल से जब से ये प्रारंभ हुई उसके बाद से ही आज तक भी बहुत अच्छे तरीके से ये लोकप्रिय हैं। सभी वर्गों के, सभी उम्र के लोग इन्हें देख कर के खुश होते हैं और विभिन्न सामाजिक कुरीतियों से संबंधित संदेश इनके माध्यम से दिखाए जाते हैं। जैसे समाज कल्याण, सामाजिक बुराइयां, परिवार नियोजन, अंधविश्वास, साक्षरता, पर्यावरण, इन विषयों पर भी बहुत सारी फिल्में बनाई जाती हैं और इनका बहुत अधिक महत्व है विशेष रूप से सामाजिक बुराइयों को दूर करने में, अंधविश्वासों को दूर करने में, राष्ट्रीय चेतना तथा देश प्रेम की भावना जागृत करने में, देश के नागरिकों का नैतिक स्तर अच्छा करने में, जीवन को श्रेष्ठ बनाने में, लोगों के चारित्रिक विकास में और लोगों को नई सीख देने में। अगली जो एड है वो है कठपुतली का खेल। आप सभी लोगों ने अपने बचपन में पपेट शो या कठपुतली का खेल अवश्य देखा होगा। बच्चों को विशेष रूप से बहुत पसंद आता है पपेट शो क्योंकि इसमें कठपुतलियों के नाच और उनके गतिविधियों के द्वारा बहुत सारी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, बहुत सारे किस्सों को चरितार्थ किया जाता है। विशेष रूप से ग्रामीण लोगों को शिक्षित करने के लिए, उनको संदेश देने के लिए कठपुतली के खेल का प्रयोग किया जाता है जिससे उनके ज्ञान, व्यवहार और कुशलता में इच्छानुसार परिवर्तन लाया जा सके। और ये बहुत ही मनोरंजक तरीका है जिसके माध्यम से खेल खेल में या एंटरटेनमेंट के साथ साथ ही कोई भी गंभीर संदेश या सीरियस मैसेज लोगों तक दिया जा सकता है। पहले तो कठपुतली के खेल से
सिर्फ धार्मिक और ऐतिहासिक गाथाओं को ही प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन आजकल बहुत सारी कुरीतियों पर चोट भी इसके माध्यम से की जाती है, जैसे दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, मृत्यु भोज। इसके साथ साथ ही परिवार नियोजन, स्वच्छता, ये इनसे संबंधित संदेश भी लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। कठपुतलियाँ बहुत सारे तरह की होती हैं, जैसे हाथ से चलने वाली कठपुतली, धागे से चलने वाली, छड़ से चलने वाली, शैडो पपेट, पेपर मैशी की कठपुतली। हाथ से चलने वाली कठपुतली बहुत ही सरल होती है और इसको दस्ताने की तरह से, 3 उंगलियों वाले दस्ताने की तरह से पहना जाता है और फिर अपनी अंगुलियों को एक्शन के लिए या हिलाने डुलाने के लिए काम में लिया जाता है। इनको बनाते समय बहुत ही ध्यान पूर्वक बनाया जाना चाहिए। जो भी कैरेक्टर है, महिला कैरेक्टर है, पुरुष कैरेक्टर है, जिस तरह का पात्र हम इसमें देना चाह रहे हैं उसके हिसाब से इनको तैयार किया जाना चाहिए। जो भी प्रसार कार्यकर्ता है वो कम से कम 2-3 लोगों की इसमें आवश्यकता होती है, क्योंकि अलग अलग कैरेक्टर्स करने पड़ते हैं। चारपाई के पीछे से या चौकी या खंभों के पीछे से इसको प्रदर्शित किया जाता है, चादर से पर्दा बनाया जाता है और केवल उनके जो दिखाने वाले होते हैं या खेल करने वाले होते हैं उनकी फिंगर्स या अंगुलियां ही बाहर दिखाई देती हैं। और इसमें पपेट के एक्शन के साथ साथ में जो भी कार्य करता है या जो शो को प्रदर्शित कर रहा है वो व्यक्ति उनको नचाने के साथ साथ में कहानी भी कहते रहते हैं, अपने अपने कैरेक्टर के डायलॉग्स भी बोलते रहते हैं। कठपुतली का खेल जब भी दिखाते हैं तो इससे बहुत सारे लाभ होते हैं। इनमें है कठपुतली का खेल एक तो कम खर्च में हो जाता है, दूसरा मनोरंजक तरीके से श्रोताओं का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है और मनचाहे संदेश दिए जा सकते हैं। ग्रामीण लोग कठपुतलियों को बना करके बेच भी सकते हैं और उनको अपने आय का एक साधन बना सकते हैं। कठपुतली के खेल में स्थानीय भाषा, बोली, शब्दों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे श्रोता उसको जो भी मैसेज है उसको आसानी से समझ सकते हैं। कठपुतली का प्रयोग बार बार किया जा सकता है। गीत, संगीत और प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से सुंदर ढंग से प्रस्तुतियां दी जा सकती हैं। कठपुतली के खेल की कुछ सीमाएं भी हैं। सबसे पहली चीज़ तो कठपुतली को बनाना एक थोड़ी सी जटिल कला है, हर कोई इसमें पारंगत नहीं हो सकता, थोड़ा सा एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है। सेकंड, कठपुतली के खेल दिखाने और संदेश प्रसारित करने में प्रसार कार्यकर्ता को कुशल और दक्ष होना आवश्यक है, अन्यथा अगर प्रस्तुतिकरण सही तरीके से ना हो तो फिर वो प्रभावी नहीं रह जाता। सभी तरह के संदेश कठपुतली के माध्यम से देना संभव नहीं होता, कुछ विशेष सामाजिक संदेशों को ही इसके माध्यम से दिया जा सकता है। अगर किसी तरह की कोई टीचिंग है, कोई प्रोसेस, प्रक्रिया को दिखाना है, वो सब कुछ इसके माध्यम से संभव नहीं है। कठपुतलियों को बाजार में बहुत अपने अनुसार उपलब्ध नहीं हो सकती, इसीलिए खुद ही बनाना पड़ता है और जो भी पात्र हम ले रहे हैं उसके हिसाब से अच्छे तरीके से खुद ही तैयार करनी पड़ती है। कठपुतली का खेल दिखाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, इसके लिए जो भी स्टेज बनाना पड़ता है वो प्रशिक्षित लोगों से ही बनाया जा सकता है और बहुत ज़्यादा चुस्ती फुर्ती की, एक्टिव रहने की आवश्यकता है। डायलॉग्स भी क्लियरली याद करने पड़ते हैं और अच्छे तरीके से एक्सपर्टाइज से इसको दिखाना होता है। नेक्स्ट एड है नाटक। जन शिक्षण का एक महत्वपूर्ण साधन है नाटक। इसके माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों, रूढ़िवादी परंपराओं को दूर किया जा सकता है। प्रसार कार्यकर्ता स्कूल टीचर्स को, स्टूडेंट्स को या गांव के लोगों को साथ में मिला करके और किसी तरह के नाटक का आयोजन कर सकता है। जिस भी जगह पर नाटक किया जाना है वहाँ के लोकल लोगों से मिलकर के उनको जानकारी देना ज़रूरी होता है
और उस स्थान के जो एक्टिव लोग हैं, प्रगतिशील युवा हैं, उनको इसमें शामिल कर लेना ज़रूरी हो जाता है। इसमें जो कैरेक्टर्स लिए जाएं, कोशिश ये करनी चाहिए कि वो ग्रामीण जगत के ही हों या गांव के लोगों की ही हों, और भागीदारी भी गांव के लोगों की होनी चाहिए। नाटक के लिए विषय ऐसा लिया जाए जो सबके लिए रुचिकर हो, और उसको ऐसे स्थान पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए जहां सभी लोग आसानी से पहुंच सकते हों। समय का चयन भी इस प्रकार करना चाहिए कि सभी लोग फ्री हो जाएं, तब इसे दिखाया जाए। नाटक जिस स्थान पर दिखाया जाए वो खुली जगह होनी चाहिए, वहाँ पर लोगों के बैठने की व्यवस्था भी प्रॉपर होनी चाहिए। कुछ विशेष अवसरों पर नाटक दिखाया जा सकता है विशेष प्रकार की प्रकाश व्यवस्था के साथ में, और इसके लिए एक स्टेज और पर्दा होना ज़रूरी है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं या बहुत सारे विषय हैं जिन पर नाटक किया जा सकता है, जैसे मृत्यु भोज को रोकने के लिए, बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए, पर्दा प्रथा, बालिका शिक्षा बढ़ावा देना, कुपोषण हटाने के लिए, बाल विवाह जैसी कुरीति को मिटाने के लिए, लैंगिक भेदभाव को हटाने के लिए, युवाओं, महिलाओं और कृषकों से संबंधित विभिन्न बिंदुओं को इसमें लिया जा सकता है, परिवार कल्याण, संयुक्त परिवार और धार्मिक और ऐतिहासिक कथाओं पर नाटक किए जा सकते हैं। नाटक करने के बहुत सारे लाभ हैं नाटकों की प्रस्तुति देने के। नाटक के द्वारा लोगों की रुचि को जागृत करके उनमें व्याप्त अंधविश्वासों, सामाजिक कुरीतियों और रूढ़िवादी परंपराओं को दूर किया जा सकता है। नाटक को देखने से उस कहानी को लोग आत्मसात कर लेते हैं, इसीलिए उनका गहरा प्रभाव लोगों के दिलो दिमाग पर पड़ता है और उनके व्यवहार में हम वांछित परिवर्तन ला सकते हैं। ग्रामीणों को भी जब नाटकों में भाग लेने का अवसर मिलता है तो वो आत्मविश्वास भी उनमें आता है, उत्साहित भी होते हैं और सभी प्रक्रियाओं में सम्मिलित भी होते हैं। साथ ही साथ उनकी सोच विचार में परिवर्तन लाना भी आसान हो जाता है और इसमें मनोरंजन के साथ साथ ही शिक्षण कार्य भी हो जाता है। लेकिन नाटकों यानी ड्रामा की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। सबसे पहले तो नाटक बहुत ही श्रम साध्य शिक्षण माध्यम है, लेबर इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ती है। सभी पात्रों को अपने अपने कैरेक्टर्स समझ करके सारे डायलॉग्स याद करने पड़ते हैं। बहुत दिनों तक इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक दूसरे के साथ में सामंजस्य बिठाना पड़ता है, तभी एक प्रभावशाली नाटक किया जा सकता है। इसमें धन का व्यय भी बहुत अधिक होता है। स्टेज बनाना, लोगों को इकट्ठा करना, बड़े स्थान पर करना, प्रॉपर साउंड, लाइटिंग, ये सभी व्यवस्थाएं करने में काफ़ी खर्चा लग जाता है। इसके लिए तैयारी के लिए समय भी अधिक लगता है। जो भी प्रतिभागी हैं वो कई महीनों तक तैयारी करते हैं और उन्हें बहुत समय देना पड़ता है। तो अगर हम इमीडिएट कोई जानकारी देना चाहते हैं या किसी नवाचार के बारे में बता सकते हैं तो वो हम इसके माध्यम से नहीं बता पाते। कई बार नाटक करने वाले जो पात्र होते हैं वो आपस में उनमें विवाद हो सकता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि खुले स्थान पर कर रहे हैं तो मौसम प्रतिकूल होने से कभी आंधी, बारिश या किसी अन्य समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके बाद जो एड है वो है पारंपरिक लोकगीत एवं लोक नृत्य। हमारे देश में बहुत ही लंबे समय से या पुराने समय से बहुत सारे लोकगीतों और नृत्यों की परंपरा रही है। बहुत लंबे अरसे से हमारे यहाँ पर जो शुरू से हमारी परंपराएं हैं उनमें गीत और नृत्य को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। विभिन्न पर्व त्योहारों पर, शादी विवाह आदि या अन्य आयोजनों पर लोकगीत और लोक नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। बहुत सारी तरह के ये होते हैं, जैसे नौटंकी, स्वांग, लावणी, भजन, रामलीला, इस तरह के बहुत सारे तमाशे वगैरह किए जाते हैं। आज के समय पर भी इनमें से अधिकांश विधाएं बहुत अच्छे तरीके से प्रचलित हैं, लोकप्रिय भी हैं
और विभिन्न अवसरों पर लोकगीत भी गाए जाते हैं तथा लोक नृत्य भी किए जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है हमारे देश के जो लोकगीत हैं कि ये समसामयिक विषयों से भी जुड़े रहते हैं। इनमें धार्मिक और ऐतिहासिक कथाओं का प्रदर्शन तो किया ही जाता है, साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर भी विचार किया जाता है। रोज जो भी घटनाएं हमारे सामाजिक जीवन में होती हैं, दैनिक जीवन में होती हैं, उनके ऊपर गीतों का निर्माण किया जाता है और जो सामाजिक संबंध हैं, एक दूसरे के प्रति जो विचार हैं, भावनाएं हैं, उनके बारे में भी इनके माध्यम से कहा जाता है। भावनाओं को उजागर करने का, भावनाओं को प्रदर्शित करने का ये बहुत अच्छा माध्यम है और इसी वजह से इनको नैतिक शिक्षा के लिए, व्यवहार में परिवर्तन के लिए और नए सोच, नए विचार और नई परंपराओं को अपनाने के लिए बहुत ही सशक्त माध्यम है, क्योंकि ये सभी लोगों के मानसिक स्तर पर बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं या मन मस्तिष्क पर बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं। पारंपरिक लोकगीत और लोक नृत्य के बहुत सारे लाभ हैं, जिसमें सबसे पहले गांव के लोग अपने रीति रिवाजों, धार्मिक और ऐतिहासिक गाथाओं को लोकगीतों के और नृत्यों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, इसलिए उनका धर्म पर अटूट विश्वास रहता है। तो इनके माध्यम से हम अपने कोई भी संदेश लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इससे लोगों में नैतिकता, कर्मठता और जीवटता का विकास होता है। बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी इनके माध्यम से हो जाता है। लोग जब मिलजुल करके नाचते गाते हैं, तब उनके भीतर या उनके अंदर आपस में जो भी कटुताएं होती हैं, शत्रुताएं होती हैं, वो समाप्त होने लगती हैं धीरे धीरे और आपस में प्रेम, सौहार्द और सहानुभूति का वातावरण बढ़ता है। इनके द्वारा प्रसार शिक्षा के विविध संदेशों को तथा जन शिक्षण के विभिन्न विषयों को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, जैसे पर्दा प्रथा, लिंग भेद, बाल विवाह आदि। ये इन सभी तरह के संदेशों को पहुंचाने के लिए बहुत ही कम खर्चीला माध्यम है। गांव के लोग फुर्सत के समय में जब एक साथ बैठते हैं तो नाच गाने के माध्यम से अपना मनोरंजन करते हैं, तो इसी मनोरंजन के दौरान उनको शिक्षण भी किया जा सकता है। ग्रामीण कलाकारों का जो भी लोक नृत्य और लोकगीत हैं, उनका प्रदर्शन या प्रस्तुतिकरण देश विदेश में किया जा सकता है, जिससे उनकी प्रसिद्धि भी होती है। आज के समय पर सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है और आप बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा लोक कलाकारों की कलाओं को संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया जाता है और वो विश्व विख्यात हो जाते हैं। इससे उनकी कला को सम्मान तो मिलता ही है, साथ साथ ही उनके मन में भी अपनी कला के प्रति सम्मान की भावना बढ़ती है, विश्व स्तर पर लोगों की पहचान बनती है। लेकिन इनकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे आज के समय पर क्योंकि संचार क्रांति हो गई है बहुत ज़्यादा, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जिनका प्रभाव जीवन में ज़्यादा है। तो टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, रेडियो, इन सभी संचार सामग्री के आ जाने से, इन सभी इक्विपमेंट्स के आ जाने से लोक गीतों का और लोक नृत्यों का प्रभाव थोड़ा सा कम हो गया है। जो लोग शहरों में रहने लगे हैं, गांवों में जिनका कांटेक्ट कम है, वो धीरे धीरे इन कलाओं को भूलते जा रहे हैं और कला का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार से ये कुछ एड्स हैं जो दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यमों से शिक्षण सामग्री को या शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, उसमें सहायक होती हैं और शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए बहुत अधिक मददगार हैं।